नमस्कार। यूपीएससी 2026 की तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम उन जरूरी डेवलपमेंट्स पर फोकस करेंगे जो आने वाली परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस साल की तैयारी के लिए अगर कोई एक शब्द है जो सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो वो है अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब नीतियां अलग अलग नहीं बन रही, बल्कि एक सेंट्रल विजन को पूरा करने के लिए आपस में जुड़कर काम कर रही हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो नया नजरिया है, ये हमारे देश के अंदर वेलफेयर और इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे बदल रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे ये 5 पिलर्स, ये वो मुख्य क्षेत्र हैं जहां सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है। और खास बात ये है कि इनसे जुड़ी सारी योजनाएं अब पीएम गति शक्ति जैसे बड़े फ्रेमवर्क के तहत एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर ग्रामीण विकास की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, मनरेगा एक सेफ्टी नेट की तरह था, लेकिन ये जो नई योजना है ये एक लॉन्च पैड की तरह है। इसका फोकस सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल एसेट बनाना है। और हाँ, कानूनी तौर पर 125 दिन के रोजगार की गारंटी भी है। 24,000 करोड़ रुपए, ये पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुरुआती बजट है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। इसका लक्ष्य क्या है? 11 अलग अलग मंत्रालयों के 36 योजनाओं को एक साथ लाना और देश के 100 ऐसे जिले जहां उत्पादकता कम है उनकी तस्वीर बदलना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक खास लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है। ये दालों में आत्मनिर्भरता का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। किसानों को बीज देने से लेकर उनकी फसल खरीदने तक हर कदम सीधे तौर पर देश के कृषि आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। और ये आंकड़े, ये इन योजनाओं की जबरदस्त स्केल को दिखाते हैं। चाहे वो हर घर नल से जल हो या फिर पीएमजे के तहत हेल्थ कवरेज, इनका असर हर तरफ है। और इससे परिवारों के स्वास्थ्य खर्च में भी कितनी भारी बचत हो रही है, ये भी एक बड़ा पहलू है। तो अब यूपीएससी के नजरिए से सोचिए, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात यही है। इन योजनाओं को सिर्फ उनके बजट से नहीं आंकना है, हमें ये देखना है कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़ रही हैं, कैसे कन्वर्ज हो रही हैं और असल में इनके परिणाम क्या निकल रहे हैं। चलिए अब देश से बाहर की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हो रहे ये बदलाव इंटरनेशनल लेवल पर भारत के प्रभाव को कैसे शेप कर रहे हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि आने वाला साल डिप्लोमेसी के लिहाज से कितना एक्शन पैक्ड रहने वाला है। भारत कई बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एक सेंट्रल रोल में नजर आएगा। ये 17वें ब्रिक्स समिट की ऑफिशियल थीम थी और ये थीम साफ साफ ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देने के भारत के इरादे को दिखाती है। इन घोषणाओं को सिर्फ बयान नहीं समझना चाहिए, ये दरअसल ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस में एक ज्यादा बराबरी की हिस्सेदारी के लिए एक कलेक्टिव डिमांड को दिखाती है। ठीक है, अब तक के एनालिसिस को कुछ ठोस आंकड़ों और हाल की नियुक्तियों से मजबूत करते हैं। ये जानकारी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इन ट्रेंड्स पर ध्यान दीजिए। इनोवेशन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में लगातार सुधार है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बताता है कि पोषण जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अच्छा, इन नामों को जरूर याद रखिएगा। संवैधानिक पदों और बड़े संस्थानों में जो नई नियुक्तियां होती हैं, उन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब समय है जो कुछ भी हमने समझा है उसे परखने का। चलिए 5 छोटे छोटे सवालों से अपनी तैयारी को जांचते हैं। याद है हमने बात की थी, इसका सही जवाब है 125 दिन। और ये सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है जिसका मकसद सस्टेनेबल एसेट्स बनाना है। जी, वो है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये आयुष्मान भारत का ही विस्तार है, ताकि सभी सीनियर सिटीजन्स को बिना किसी इंतजार के इलाज मिल सके। सही जवाब है इंडोनेशिया। इसके शामिल होने से ये संगठन और भी मजबूत हुआ है। भारत 1993 देशों में 130वें स्थान पर था। यह पिछली रिपोर्ट के मुकाबले एक सुधार दिखाता है। फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। इसमें यूएन की अगुवाई में इसके नैतिक विकास के लिए नियम बनाने की बात की गई थी। और यह है आज का सबसे जरूरी सवाल जिस पर विचार करना है। जब अपने मेंस के लिए विश्लेषणात्मक उत्तर तैयार करें तो इस पर जरूर सोचें कि अलग अलग विभागों में तालमेल, डेटा शेयरिंग और लास्ट मील डिलीवरी जैसी असल चुनौतियां क्या हैं।